के रिवीजन में आपका स्वागत है। क्लास 8 के फर्स्ट टेस्ट के लिए हम क्या पढ़ें, इसके लिए ये वीडियो है। तो इसमें देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स तीनों पूछा जाता है फर्स्ट चैप्टर में। तो सबसे पहले हिस्ट्री के क्वेश्चंस देखें तो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, कि ये बात सच है या गलत है। जैसे जेम्स मिल ने डिवाइड किया था इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में, हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन। तो ये बात क्या है, गलत है, क्योंकि उसने क्या किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश में डिवाइड किया था। ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो हमको हेल्प करते हैं कि क्या कंट्री के पीपल सोचते हैं, तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट कोई इसमें मदद नहीं करते, ये बात गलत है। फिर ब्रिटिश थॉट सर्वेज वर इम्पॉर्टेंट फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमने लेसन में पढ़ा था कि हाँ, ब्रिटिश लोग थे वो सर्वे को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, क्योंकि वो पता लगाना चाहते थे कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं या लोगों को क्या चीज़ की ज़रूरत है। अब लेट्स डिस्कस वाले पार्ट में क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम विद द पीरियडाइजेशन ऑफ इंडियन हिस्ट्री दैट जेम्स मिल ऑफर। कि जेम्स मिल ने जो पीरियडाइजेशन दिया था इंडियन हिस्ट्री का, उसमें क्या प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले तो हमें ये छोटे छोटे क्वेश्चन याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर होते हैं वो MCQ पूछते हैं, तो MCQ में जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं। तो जैसे मिल्स ने जो है इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक, तो ब्रिटिश ने मतलब ऐसा प्रोजेक्ट इसलिए किया था, हिंदू और मुस्लिम पीरियड को उन्होंने डार्क एज कहा था। उन्होंने कहा था कि केवल ब्रिटिश रूल वुड मेक इंडियन टुवर्ड इनलाइटमेंट, कि ब्रिटिश जो पीरियड था उसी ने ले गया भारत के लोगों को ज्ञान की तरफ। तो ये बात गलत है, क्योंकि हमारे देश के हिंदू और मुस्लिम पीरियड को डार्क कहना गलत है। ठीक है ना। तो किसने कहा था डार्क? जेम्स मिल ने कहा था। अकॉर्डिंग टू मिल्स हिस्ट्री बिफोर ब्रिटिश केम टू इंडिया, ब्रिटिश के आने के पहले हिंदू मुस्लिम रूलर्स ने रूल्ड किया था कंट्री में, और रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबू और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिस जो थी वो डोमिनेटेड थी सोशल लाइफ में। तो ये ब्रिटिश लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारे जब हिंदू मुस्लिम का राज्य था तो यहाँ पर रिलीजियस इंटॉलरेंस था, मतलब लोग लड़ते थे, कास्ट के टैबूज थे और अंधविश्वास बहुत प्रैक्टिस किया जाता था। तो ये 3 मतलब चीज़ें जो है इनको बताया गया है कि ये जो थी ये गलत बातें उस समय में डोमिनेट थी, ऐसा हमारे और मुस्लिम रिलीजन को, हिंदू रिलीजन और मुस्लिम रिलीजन को लेकर के कहा गया है। ब्रिटिश रूल सिविलाइज्ड इंडिया एंड ब्रॉट एनलाइटमेंट एंड हैप्पीनेस टू इंडियन पीपल। और ये कहा गया कि ब्रिटिश लोगों ने ही जो है इंडिया को सिविलाइज किया और एनलाइटमेंट किया। तो ये पीरियडाइजेशन ये है कि जेम्स मिल का जो डिस्क्रिप्शन है वो करेक्ट नहीं है। तो हमारा ये आंसर होगा पूरा। सबसे पहले हम बताएंगे कि जेम्स मिल ने कितने भागों में बांटा, फिर उसने उनकी हिस्ट्री के हिसाब से क्या उन्होंने कहा, हमारे क्यों कहा डार्क एज, और फिर हम बताएंगे कि उस पीरियडाइजेशन से क्या प्रॉब्लम है। तीसरा है क्वेश्चन, व्हाई डिड ब्रिटिश प्रिजर्व ऑफिशियल डॉक्यूमेंट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ब्रिटिश जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करना चाहते थे, तो वो इसलिए प्रिजर्व करना चाहते थे, इसलिए रखना चाहते थे क्योंकि वो विश्वास करते थे कि हर इंस्ट्रक्शन, प्लान, पॉलिसी, डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन वो पूरा लिखा होना चाहिए। ये ज़रूरी था कि प्रॉपर स्टडी और डिबेट, कोई कभी मान लीजिए किसी मुद्दे पर कहा जाए कि ब्रिटिश ने ये कानून गलत बनाया, तो वो मुद्दे पर बहस कर सकें। इसलिए वो हर ऑफिशियल रिकॉर्ड को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखते थे, और उन्होंने कई जो है म्यूज़ियम इस पर्पज़ के लिए बनवाए थे। तो हमारा उद्देश्य ये है कि भाई क्यों वो प्रिजर्व करके रखते थे, तो ये हमें समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन जो हिस्टोरियंस गेट करते हैं न्यूज़पेपर से और पुलिस रिपोर्ट से, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं लेसन में कि हिस्टोरियंस जो होते हैं, इतिहासकार जो होते हैं, गैदर करते हैं इंफॉर्मेशन आल्सो फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर, डायरीज ऑफ पीपल, अकाउंट ऑफ पिलग्रिम्स, ऑटोबायोग्राफीज ऑफ इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटी और बुकलेट से, और न्यूज़पेपर से भी। पर न्यूज़पेपर जो होते हैं वो अकाउंट ऑफ मूवमेंट बताते हैं डिफरेंट पार्ट ऑफ की, मतलब पूरे राज्य में क्या हो रहा है या पूरे देश में क्या हो रहा है। इन्फॉर्मेशन जो फाउंड होती है न्यूज़पेपर में वो वेराइड होती है, क्योंकि हर एक न्यूज़पेपर वाला एक थोड़ा सा अपने हिसाब से उसको लिखता है। और कई बार क्या होता है कि दे मे बी शोकेसिंग द इंसिडेंट बेस्ड ऑन व्यूज़ एंड थिंकिंग ऑफ करस्पॉन्डेंट। उनमें जो संवाददाता होता है, करस्पॉन्डेंट होता है, वो अपने हिसाब से उस न्यूज़ को देता है। आप देखेंगे अपने दैनिक जीवन में भी ऐसा होता है। जबकि जो पुलिस रिपोर्ट होती हैं वो जनरली ट्रू होती हैं, प्रैग्मेटिक होती हैं और
लिमिटेड और लोकलाइज्ड होती हैं। तो जो ब्रिटिश रिपोर्ट उस ज़माने में लिखी गई थी और जो ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स थे या जो उस समय में वहाँ पर न्यूज़पेपर चलते थे, तो हिस्टोरियंस जो होते हैं वो पुलिस रिपोर्ट को ज़्यादा सही मानते हैं, क्योंकि पुलिस रिपोर्ट में उन्हें बाकायदा लिखना पड़ता था कि कहाँ क्यों। जबकि न्यूज़पेपर में क्या होता था कि ब्रिटिश लोगों का हुकूमत चलती थी, उन्होंने कई ऐसे नियम लाए थे जिन पे उन्होंने ब्रिटिश न्यूज़पेपर्स को या हिंदू न्यूज़पेपर पर बहुत सारे बॉन्डेज लगा कर रखे हुए थे। तो बिकॉज ऑफ फैक्ट समटाइम्स इंफॉर्मेशन हिस्टोरियंस गेट फ्रॉम ओल्ड न्यूज़पेपर आर नॉट एज यूजफुल एज इट इज़ दैट फाउंड इन पुलिस रिपोर्ट। अब हम आ जाते हैं ज्योग्राफी में क्या पढ़ें। तो इस तरह से हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा हिस्ट्री के कि क्या क्या हमें पढ़ना है। अब हम देखेंगे ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर का नाम है रिसोर्सेज। रिसोर्सेज अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। अब यही क्वेश्चन आ सकता है कि रिसोर्सेज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि अनइक्वली। तो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो आपके दिमाग में पहले ये होना चाहिए कि रिसोर्सेज क्या हैं। जैसे भाई कहीं कोयला मिलता है, कहीं जो है बॉक्साइट मिलता है, कहीं लोहा मिलता है पृथ्वी पर, तो कहीं बहुत मिलता है और कहीं बहुत कम मिलता है। ऐसे ही वाटर भी है, कहीं बहुत ज़्यादा पानी है, कहीं पानी कम भी, वो भी बहुत कमी है। तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्यों रिसोर्सेज अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो क्योंकि अर्थ की डिफरेंट टोपोग्राफी है, क्लाइमेट है, एल्टीट्यूड है, इसीलिए जो है अलग अलग जगह जो रिसोर्सेज हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये ध्यान रखिएगा कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइक्वल। अगला है व्हाट इज़ रिसोर्स कंजर्वेशन। रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है। हम जो रिसोर्सेज है जैसे पानी है, तो पानी को हम क्या करेंगे, आगे आने वाले भविष्य के लिए बचाएंगे। तो सेविंग रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड कंजर्वेशन। इसको कंजर्वेशन पढ़ते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन मतलब होता है बचाना। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर ह्यूमन रिसोर्स इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमन रिसोर्स सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि क्या होता है कि ह्यूमन रिसोर्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्स। भाई ये ह्यूमन ही है जो कोयले की खदान से कोयला निकाल रहा है, जो गोल्ड की खदानें खोद रहा है। तो इसीलिए ह्यूमन रिसोर्स मेक इट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट माने निकालना, वैल्यू फ्रॉम ऑल अदर रिसोर्स, हैंस ह्यूमन रिसोर्स आर इम्पॉर्टेंट। अगला है व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भाई हमें अपना भी डेवलपमेंट करना है और प्रकृति को भी बचा के रखना है। तो एक बैलेंस बना के चलना, मेकिंग अ बैलेंस। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन आवर नीड एंड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या करना है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बैलेंस बना के चलना है। फिर टिक द करेक्ट आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन इसी में से पूछे जाएंगे। विच जो MCQ बनेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस एज अ रिसोर्स। तो किस चीज़ के कारण हम रिसोर्स को बहुत अधिक महत्व नहीं दे सकते। तो वो है क्वांटिटी। क्वांटिटी से किसी की कोई मतलब रिसोर्स की वैल्यू नहीं बढ़ती कि बहुत अधिक मात्रा में है, उसका यूज़ क्या है, ठीक है। तो जो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस अ रिसोर्स। किसी सब्सटेंस को कौन सी चीज़ रिसोर्स नहीं बनाती, तो सिर्फ क्वांटिटी उसको रिसोर्स नहीं बनाती। अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ह्यूमन मेड रिसोर्स। तो मेडिसिन जो है वो ह्यूमन मेड है, बाकी स्प्रिंग वाटर, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट तो प्रकृति ने दिया हमको। फिर है कंप्लीट द स्टेटमेंट। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज किन को कहते हैं। तो जैसे पेट्रोल है, कोल है, तो ये एक दिन खत्म हो जाएंगे। तो दोज विच हैव लिमिटेड स्टॉक, जिन रिसोर्स का लिमिटेड स्टॉक होता है उनको जो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। अगला है डिफरेंशिएट करना है कि पोटेंशियल और एक्चुअल रिसोर्स में क्या अंतर है। तो जिनकी क्वांटिटी जानी जाती है, मतलब जिनका पता है कि भाई ये इतने ही है, तो उन्हें एक्चुअल रिसोर्स कहते हैं, ठीक है। और जिनकी क्वांटिटी अभी पता नहीं है, ठीक है, जो जिनकी अभी प्रेजेंट में हम जिनको यूज़ नहीं कर रहे हैं, वो पोटेंशियल रिसोर्स हैं कि भाई उन्होंने रखी हुई है कि आगे चल के हो सकता है उनमें, जैसे अभी हमें हाइड्रोजन की जो है वो उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन को अपन एज अ फ्यूल यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल काम हो रहा है। तो हाइड्रोजन जो है वो हमारे लिए पोटेंशियल रिसोर्स कह सकते हैं, या और भी बायोगैस है, या और भी जो चीज़ें हैं ये सब पोटेंशियल रिसोर्स में कही जा सकती है। यूबिक्विटस और लोकलाइज्ड रिसोर्स क्या है। यूबिक्विटस रिसोर्स मतलब जो सब जगह मिलते हैं, जबकि लोकलाइज्ड रिसोर्स का मतलब होता है जो सेलेक्ट लोकेशन में मिलते हैं। जैसे कि किसी जगह पर मान लीजिए बॉक्साइट मिलता है तो वो वहाँ का लोकलाइज्ड है। यूबिक्विटस जैसे पानी है तो लगभग लगभग सभी जगह मिलता है, तो उसको अपन यूबिक्विटस रिसोर्स कहेंगे।
अगला है सिविक्स में हम क्या पढ़ें। तो सिविक्स में अब आता है कि सबसे पहला जो लेसन है वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले तो आप कीवर्ड तैयार करके रख लें, क्योंकि जनरली कीवर्ड से ही एमसीक्यू बनते हैं। पॉलिटी क्या है? एक सोसाइटी जिसको ऑर्गेनाइज किया जाता है पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं पॉलिटी, राजनीति। इंडिया में कैसी है? डेमोक्रेटिक पॉलिटी है। अगला है सॉवरेन। ये क्वेश्चन बहुत आता है, सॉवरेन क्या है? सॉवरेन का मतलब होता है संप्रभु। जैसे हमारा देश क्या है? संप्रभु है, मतलब हम इंडिपेंडेंट जो साम्राज्य है या इंडिपेंडेंट लोग हैं उनको सॉवरेन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है? तो पहले तो होती थी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, अभी भी कुछ जगहों पर होती है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब होता है मनुष्य को बेचना, ठीक है ना। द प्रैक्टिस ऑफ इलीगल बाइंग एंड सेलिंग ऑफ डिफरेंट कम्युनिटी अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर, स्पेशली इसमें आना चाहिए स्पेशली मैन, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाती है यदि हम बाइंग और सेलिंग जो है वो ह्यूमन की करें। इसमें कमोडिटीज़ लिखा हुआ है, ह्यूमन कर लें, जल्दी जल्दी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, इसमें ह्यूमन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आप बुक में एक बार देख लें। अगला है टायरनी क्या होता है? टायरनी का मतलब होता है कि द क्रूअल एंड अनजस्ट यूज्ड ऑफ पावर और अथॉरिटी। टायरनी का मतलब हिंदी में अत्याचार होता है। तो जो क्रूरल और अनजस्ट यूज़ यदि कोई कर रहा है अपने पावर का, जैसे मान लीजिए कोई मंत्री है या कोई पुलिस वाला है अपने जो पावर का मिसयूज़ कर रहा है, तो बोलेंगे वो टायरनी कर रहा है। आइडियल का मतलब होता है जो हमारे लिए आदर्श होता है। अब क्वेश्चन आंसर में देखें तो थोड़ा से इसके अजीब से क्वेश्चन आंसर हैं, लेकिन आप उन्हीं क्वेश्चन आंसर्स पे ध्यान दें जो जनरली इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो है पहला है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन? भाई एक डेमोक्रेटिक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है? तो कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए पड़ती है, पहला लिखा है इट लेज आउट सर्टेन आइडियल्स। सबसे पहले क्या होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आदर्श रखता है, जो बेसिस होता है कंट्री का, कि भाई कंट्री के लोगों को किस तरह के संविधान, किस तरह के कानूनों की ज़रूरत। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प करता है एक सेट ऑफ रूल और प्रिंसिपल, जो सारे पर्सन के जो लोग हैं, सारे जो पर्सन हैं उस देश के, वो लोग सब उस पर एग्री करते हैं और जिसके आधार पर वो चाहते हैं कि उनका देश चले, ठीक है। इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न। दिस इंक्लूड नॉट ओनली द टाइप ऑफ गवर्नमेंट। अब इसमें ना तो केवल टाइप ऑफ गवर्नमेंट अकेले शामिल नहीं कि कैसी गवर्नमेंट होना चाहिए, बल्कि कुछ आइडियल्स भी होते हैं जो बिलीव करते हैं लोग कि उनके हिसाब से जो है देश चलना चाहिए। तो ये जो है ये इसलिए किसी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। अब क्वेश्चन नंबर 2 को मैंने चेंज कर दिया है, उसमें देखिएगा आप बुक में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन उसका मेन ये है कि भाई की फीचर क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या ऐसी की फीचर हैं, क्या क्या ऐसी बातें। तो पहला है फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म का मतलब है एक से अधिक लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसको फेडरलिज्म कहते हैं। सेकंड है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इसमें क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पार्लियामेंट में, लोकसभा राज्यसभा में हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो पीपल ऑफ इंडिया जिनको चुनकर भेजती है लोकसभा में। फिर बाकी जो होते हैं वो इनडायरेक्ट उससे होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का उसमें सिलेक्शन में हाथ होता है। तो ये कहलाता पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब वोट देने के अधिकार से चुना जाता है। अगला है सेपरेशन ऑफ पावर। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ अलग अलग पावर हैं। जैसे अपने यहाँ 3 ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव जिसको व्यवस्थापिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और जुडिशरी न्यायपालिका। तो लेजिस्लेटर जो है वो कानून बनाता है, ठीक है ना, और एग्जीक्यूटिव जो ब्रांच है वो कानून को लागू करवाते हैं, और जुडिशरी जो कानून को तोड़ते हैं उन पे ध्यान देते हैं। तो इस तरह से ये हमारे यहाँ पर क्या है, की फीचर है किसके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। अगला इसका की फीचर है हमारे फंडामेंटल राइट है। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये 10 तक के पूछे जाते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमको कुछ फंडामेंटल राइट दिए हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है या इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है। तो ध्यान से इनको पढ़िए कि राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध हमें अधिकार है, कोई भी व्यक्ति हमारा शोषण नहीं कर सकता। इसी में लिखा हुआ है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग अब अलाउ नहीं है, मतलब कोई भी व्यक्ति को ह्यूमन को कमोडिटी के जैसे नहीं बेच सकता, ठीक है ना। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हमारे यहाँ सेक्युलरिज्म है, सभी को अपना धर्म मानने का अधिकार है। कल्चरल और एजुकेशनल राइट हैं, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़ हैं कि मतलब यदि कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ हनन होता है कोई बात का तो हम न्यायालय जा सकते हैं। तो ये हमारे फंडामेंटल राइट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। लास्ट है इसमें सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म का मतलब हमारे देश का कोई एक रिलीजन नहीं है, वो सारे रिलीजन को
स्वतंत्रता देता है कि सभी लोग अपना अपना रिलीजन अपना रिलीजन मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट कॉलम दिया हुआ है नेपाल के कॉन्स्टिट्यूशन का, सेकंड कॉलम दिया हुआ है कि अभी का जो रिसेंट कॉन्स्टिट्यूशन है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो अभी एक्चुअली नेपाल में क्या हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, मतलब नेपाल में जो है अंडर गोइंग वहाँ पर मोनार्की थी। मोनार्की मतलब होता है राजशाही चलती थी, राजा लोगों का शासन चलता। तो उसमें जो पहला वाला एग्जाम्पल है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है किंग और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में था बहुत पहले, लेकिन जो सेकंड वाला है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास आ गया है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कैसे वहाँ पर पहले राजा और उसके मंत्रियों का चलती थी शासन, अब जो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का शासन चलता है। तो इससे ये पता चलता है, ये इसमें बस इतनी सी बात ध्यान रखना है कि इससे ये पता चलता है कि नेपाल में जो है फॉर द कंट्री नीड्स अ बेसिक फ्रेमवर्क, कि अभी उसको बहुत ज़रूरत है कि एक अच्छे से वो बेसिक फ्रेमवर्क बनाए जिससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन सही सही बने। अगला है व्हाट वुड हैपन, क्या होगा यदि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाएगा पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे। जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, मतलब जैसे मंत्री हैं या जो भी हैं, तो यदि उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा जाएगा तो वो मिसयूज़ करेंगे। ये लिखा हुआ, इफ़ देयर वर नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव दे माइट मिसयूज देयर पावर एंड स्टार्ट डूइंग टायरनी। अब भी अपन ने पढ़ा था, टायरनी करना शुरू कर देंगे। टायरनी मतलब होता है अत्याचार। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, प्रोवाइड करता है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड मतलब हमको सुरक्षा देता है इस तरह की सिचुएशन से। इसलिए जो है जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके ऊपर क्या होना चाहिए, रिस्ट्रिक्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो यही हमारा आंसर होगा कि दे स्टार्ट डूइंग टायरनी ओवर सिटीजन। अगला है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। अगला क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड है कि आपको बताना है कि कौन सी माइनॉरिटी है। जैसे स्कूल में 30 टीचर हैं, 20 उसमें मेल है। अब 20 मेल हैं तो 10 क्या होंगी, फीमेल होंगी। तो आप बताओ कौन माइनॉरिटी है। तो माइनॉरिटी जो है वो फीमेल टीचर है। अब ऐसे ही अगला आप खुद ही ढूंढ लें, इन अ सिटी 5% ऑफ पॉपुलेशन इज़ बुद्धिस्ट, केवल 5% लोग बुद्ध धर्म को मानते हैं। तो अब कौन माइनॉरिटी हो गए, बुद्धिस्ट माइनॉरिटी हो गए। एक फैक्ट्री में सारे एम्प्लॉय हैं, 80% वेजिटेरियन है, तो 20% क्या हो गए, नॉन वेजिटेरियन। तो अब बताओ माइनॉरिटी किसकी हो गई, जो कम है वो माइनॉरिटी। तो कौन है माइनॉरिटी में, अब आप बताओ, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है ना। अगला है एक क्लास में 50 स्टूडेंट हैं, 40 जो है वो अच्छी फैमिली से हैं, तो फिर 10 क्या होंगे, पुअर फैमिली से होंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से जो है आपको ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का प्रैक्टिकली एक एग्जाम्पल दिया गया है, एक एक्टिविटी दी गई है। अगला है, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि कुछ की फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है जो आप बताइए कि कौन से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको लगते हैं। तो इतने सारे जो आपने की फीचर पढ़े उनमें से आप कोई भी 2 इंपॉर्टेंट बता दीजिए जो आपको अच्छे लगते हैं, कि फेडरलिज्म इंपॉर्टेंट है, कि सेपरेशन ऑफ पावर इंपॉर्टेंट, कि पार्लियामेंट्री फॉर्म इंपॉर्टेंट है। तो ये आपके हिसाब से आप जिसको ज़्यादा मानते हैं। ठीक है ना। तो उन दो के बारे में आप लिख दीजिए कि अकॉर्डिंग टू मी दीज 2 आर इम्पॉर्टेंट। तो क्यों इम्पॉर्टेंट है वो भी एक आध लाइन में आप बताइए। यदि आप कह रहे हैं कि भाई फंडामेंटल राइट्स आर इम्पॉर्टेंट, तो क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो ये भी एक एक्टिविटी है आपके लिए, तो आप सोच के दे। तो इस तरह से आप इस लेसन का रिवीजन कर लीजिए। लेसन तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तीनों में इम्पॉर्टेंट बातें याद रखिए। ठीक है ना। एक जेम्स मिल ने कैसे डिवाइड किया था, ठीक है, क्या किन एज को डार्क एज कहा जाता है। तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि टीचर किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन, यदि एमसीक्यू पूछेगा तो किस तरह के फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि जनरली क्या होता है एमसीक्यू में हमारी गलती होती है, बाकी तो हम लिख लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द रिवीजन।